हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लाइफ प्रोसेसेस में रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। और ये पार्ट आपका बच्चों 13 रहेगा। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने रेस्पिरेशन में आपको ब्रीदिंग बता दिया था कि व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होती है? सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द एनवायरनमेंट, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है टू ऑब्टेन एनर्जी। मतलब हमें जो भी काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है बच्चों? फूड से। और फूड हमने किस में पढ़ा था कि फूड कैसे हमें ऑब्टेन होता है? फूड होता है न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये सब एक दूसरे से इंटरलाइक्ड है, बट ये अलग अलग है, ठीक है। तो हमने जो न्यूट्रिशन के थ्रू फूड को लिया, वो फूड की सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म क्या है बच्चों? ग्लूकोज। प्रोटीन की अमीनो एसिड और फैट की ग्लिसरॉल, ठीक है। तो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म से एनर्जी को ऑब्टेन करना, यही आपका क्या है बच्चों? रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है। ये क्या है बच्चों? रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर प्रोसेस। सेलुलर प्रोसेस मीन्स एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी क्रिया जो कि सेल के अंदर हो रही है। मतलब सेलुलर मीन्स सेल प्रोसेस, मतलब कोई भी वर्क, कोई भी डूइंग वर्क। तो सेलुलर, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद इन द सेल। तो इसीलिए रेस्पिरेशन को बोला जाता है बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये एक सेल के अंदर होता है। और रेस्पिरेशन में हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करना होता है टू ऑब्टेन एनर्जी। देखो, ये एक ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा बच्चों, C6H12O6। आप सब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं बच्चों? इसको नीड होती है ऑक्सीजन की। और इससे क्या निकलता है बच्चों? एनर्जी। एनर्जी निकलेगी। और क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या निकलेगा बच्चों? वाटर। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू बाहर फेंक देते हैं और इस एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हैं। तो बच्चों, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने से बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी निकलती है। तो कितने अमाउंट में एनर्जी निकलती है? ये निकलती है बच्चों 38 ATP मॉलिक्यूल। ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो ये सेल में जो एनर्जी होती है ये फ्री नहीं होती है, ये एक बॉन्ड बनाकर रहती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस संसार में, इस वर्ल्ड में, इस एटमॉस्फेयर में फ्री नहीं रह सकता। उसको सरवाइव करने के लिए रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं। जैसे कि हम सभी हैं, हम अकेले जंगलों में तो नहीं रह सकते ना, हमें क्या है? फैमिली की नीड है, हम फैमिली में रह रहे हैं। तो इसी तरह से कोई भी मॉलिक्यूल हुआ वो अकेला सरवाइव नहीं कर सकता, उसको ज़रूरत होती है बॉन्ड्स बनाने की। वो बॉन्ड्स बनाएगा तभी वो स्टेबल रह पाएगा। अब ये एनर्जी किसी भी सेल में यूं ही छोड़ दे तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, वो आएगी और ऐसे ही डिफ्यूज हो जाएगी पूरी बॉडी में। बट अगर इस एनर्जी को हम बॉन्ड्स की फॉर्म में रखते हैं तो ये एनर्जी ज़रूरत पड़ने पे तभी यूज़ होगी। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? ये होती है एटीपी की फॉर्म में। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। एटीपी इज अ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लिख लीजिएगा बच्चों। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी मॉलिक्यूल एटीपी के जनरेट होते हैं। ये क्या है? एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो बच्चों, जो ये रेस्पिरेशन है विद इन द सेल होता है। और रेस्पिरेशन क्या होता है? 2 टाइप क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। मैं आपको जो भी कराती हूँ उसे आप साथ के साथ बच्चों नोट करते जाया करिए, जिससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी। तो देखिए, जो रेस्पिरेशन है क्या होता है? ये 2 टाइप का होता है।
साथ साथ बनाना बच्चों मेरे। ये रेस्पिरेशन है, दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। दो टाइप का हो गया, एक एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। तो एक हुआ बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा हुआ एनारोबिक। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो नाम से ही क्लियर है, एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एयर की प्रेजेंस में होता है, और देखिए एब्सेंस में, इस तरह से लिखूं, एब्सेंस ऑफ एयर। तो और जो ये एनारोबिक होता है इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। एयर में क्या है बच्चों, दिस इज ऑक्सीजन। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें काफ़ी सारी ऑक्सीजन की नीड होती है, तभी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ब्रेक हो पाता है टू प्रोड्यूस्ड एनर्जी। तो हमने जाना जो रेस्पिरेशन है ये टू टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की नीड होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की कोई भी नीड नहीं होती, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखिए कोई भी चीज़ है, हम खाना खाते हैं तो हम उसको डायरेक्टली, एक रोटी की हमें भूख है, ठीक है, तो हमने एक रोटी चपाती जो भी ली उसको डायरेक्ट तो नहीं खा लिया, उसको क्या करा बच्चों, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा फिर उसको खाया, जिसको निवाला बोला या कोई कौर बोलता है। तो एक रोटी को, ये क्या है, एक रोटी है, ये क्या है बच्चों, एक रोटी है। इस रोटी को हमने डायरेक्टली नहीं खा लिया, इसको क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा, ब्रेक किया, फिर इसको हमने खाया। तो इसी तरह से ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी निकालने के लिए हम डायरेक्टली ग्लूकोज से एनर्जी नहीं ले सकते, इसलिए ग्लूकोज को पहले तोड़ा जाता है। समझ में आ रही बात? ग्लूकोज को पहले ब्रेक किया जाता है। अब देखिए ग्लूकोज है, ये क्या है बच्चों, C6H12O6, ये क्या है बच्चों, एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कि इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ये कितने कार्बन का कंपाउंड है। तो बच्चों देखो जो ग्लूकोज है दिस इज अ 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल। अब इस 6 को हमें तोड़ना पड़ता है छोटे मॉलिक्यूल्स में टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो अब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे बच्चों, ब्रेक करते हैं। तो देखो ये क्या है, ग्लूकोज, ये क्या है, C6H12O6 का एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। ये कैसा है बच्चों, 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको हमने ब्रेक किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमने, ये क्या है बच्चों, 6 कार्बन का कंपाउंड है ग्लूकोज, हमने इससे बनाया 3 कार्बन कंपाउंड जिसको बोला पायरुविक एसिड। ये क्या है बच्चों, ये पायरुविक, ग्लूकोज से हमने बना दिया पायरुविक एसिड। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? ये कैसा है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। ये क्या है बच्चों, दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो आप इसको नोट करिए, हमने ग्लूकोज को ब्रेक किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ है ये, ठीक है। इससे क्या बना बच्चों, पायरुविक एसिड। चलिए इसको नोट किया आप सबने। चलिए हम इस तरह से देखते हैं इनके रिएक्शंस को। हम पढ़ रहे हैं बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों हम देख रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने C6H12O6 को
दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने किस में ब्रेक किया, पायरुविक एसिड में, जो कि क्या है बच्चों, 3 कार्बन कंपाउंड है। हमने 6 कार्बन को 3 कार्बन में कंप्लीट कर दिया। तो ये पूरी प्रोसेस बच्चों कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म। बताया था, जो एक सेल होती है, सेल के अंदर जो लिक्विड फील्ड होता है उसको बोलते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ग्लूकोज का 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल 3 में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये पूरा प्रोसेस कहाँ हुआ बच्चों, आपका साइटोप्लाज्म में। अब देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक जब सेल होती है उसके काफ़ी सारे क्या होते हैं बच्चों, सेल ऑर्गेनेल, मतलब ऐसे सेल के ऐसे कंपार्टमेंट जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो देखिए, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन कंपाउंड में, ये कहाँ हुआ बच्चों, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब ये पायरुविक एसिड जाएगा कहाँ पे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ से क्या बनेगा, कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी मॉलिक्यूल। हमें क्या चाहिए थी, हमें तो सिर्फ इसी की नीड थी, तो हमने क्या बना ली बच्चों, हमने बना लिया एटीपी। तो इस पूरे प्रोसेस को ही बच्चों बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, आप समझिए, ये क्या है, एक सेल है, दिस इज अ सेल, ठीक है। सेल के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। इस लिक्विड सब्सटेंस को बच्चों क्या बोला जाता है, इस लिक्विड सब्सटेंस को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। इस लिक्विड सब्सटेंस को भी बच्चों साइटोप्लाज्म। तो देखिए, होता क्या है, ये एक सेल है, सेल के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है उसको ही बच्चों हमने बोला है साइटोप्लाज्म। अब एक सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन सेल डिफरेंट कंपार्टमेंट, उनको बोलते हैं हम सेल ऑर्गेनेल। ये अलग अलग सेल ऑर्गेनेल अलग अलग वर्क परफॉर्म करते हैं। तो आपने देखा होगा 9th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि सेल के अंदर काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं। एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ये एक सेल है और सेल में क्या प्रेजेंट है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तक समझ में आया। अब इस डायग्राम को आप थोड़ा बड़ा सा बना दीजिए। अब इसमें हम देखते हैं, दिस इज अ सेल, ठीक है। ये क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर ये क्या है बच्चों, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे देखो, काफी सारे क्या है सेल के पास बाहर। ये आप समझिएगा कि ये प्रोसेस होती कैसे है, ठीक है। हमने खाना खाया था, खाने से हमें क्या मिला था, ग्लूकोज या प्रोटीन भी मिला था, हमें फैट भी मिला था। तो हम सिंपल देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों, दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये क्या है बच्चों, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर क्या करा, आ गया। ये ग्लूकोज आया सेल में। ये क्या है बच्चों, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये सेल में आया। अब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से इसको हम, और साथ में क्या आ गई, ऑक्सीजन भी आ गई, ग्लूकोज भी आ गया और ये ऑक्सीजन भी आ गई। तो 3 कार्बन के कंपाउंड जिसको हम पायरुविक एसिड पीए में लिख रही हूँ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया सेल के साइटोप्लाज्म में। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब ये पायरुविक जो एसिड कहाँ बन गया, आपके सेल के साइटोप्लाज्म में।
अब ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और यही पायरुविक एसिड क्या करता है? पायरुविक एसिड कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है और क्या बना लेता है बच्चों? 38 ATP के मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब सब आई थिंक अब आपको ये बिल्कुल प्रोसेस क्लियर कट हो गया होगा कि ये एक सेल है, सेल के अंदर के बाहर काफ़ी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में गया और ऑक्सीजन भी आई। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 3 कार्बन के कंपाउंड बना, जिसको बोला बच्चों पायरुविक एसिड। ठीक है, अब पहले बना लिया हमने पायरुविक एसिड। मैंने बार बार बोल रही हूँ कि हम किसी भी चीज़ को डायरेक्टली ऐसे कंज्यूम करके उससे एनर्जी नहीं निकाल सकते, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में पहले तोड़ना पड़ता है। तो 6 कार्बन से हमने 3 कार्बन बना लिए, पायरुविक एसिड बना लिया। अब ये पायरुविक एसिड सेल, पहले तो ये सेल में था, सेल के साइटोप्लाज्म में था। अब ये साइटोप्लाज्म से सेल के बहुत छोटे से पार्ट में चला गया, जिसको बोला माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये पायरुविक एसिड से एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। तो इस पूरे होल प्रोसेस को ही बच्चों क्या बोला जाता है? दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एक चीज और आप नोट कर लीजिए, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, यहाँ लिख लीजिए, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, इस प्रोसेस को बच्चों बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मतलब ब्रेक करना, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, इसको बच्चों बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और पायरुविक एसिड से एटीपी का बनना बच्चों, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस हुए, एक हुआ आपका ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा हुआ बच्चों क्रेब्स साइकिल। अब इस प्रोसेस को आप पूरा अपनी नोटबुक में नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। चलिए हम दोबारा बता देते हैं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑलवेज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इट्स ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं बिकॉज इट्स टेक प्लेस विद इन द सेल, क्योंकि यह एक सेल के अंदर होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर होता है। इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड वन इज क्रेब्स साइकिल। The breakdown of glucose molecule to convert 3 carbon compound is known as pyruvic acids. This process takes place within the cytoplasm of the cell. मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड को बनाने में इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं और ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। आफ्टर दैट पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड enter into the cell organelle of the cell is mitochondria of the cell. So pyruvic acid is converted into ATP molecule, carbon dioxide and water. This process is known as Krebs cycle. आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है। ये मैंने आपको देखो इस तरह से आप डायग्रामेटिक भी बता दिया और ये आपकी लोकेशन भी बता दी एक सेल के अंदर। इस जो भी मैं बताती हूँ इसको बेटा आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, बुक में आपको सिर्फ थ्योरी है जो रटनी पड़ेगी। इस तरह से अगर आप डायग्रामेटिकली अपनी कॉपी में बनाएंगे लिखेंगे तो लिखते टाइम ही आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसलिए जो भी आपको पढ़ाया जाता है समझाया जाता है उसको तुरंत की तुरंत
कॉपी में नोट करते जाया करिए। तो देखिए हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लिया। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम कन्वर्ट करें 3 कार्बन कंपाउंड जो कि पायरुविक एसिड है, और ये पूरी प्रोसेस बेटा साइटोप्लाज्म में होती है। इसको बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को बोलेंगे यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस। और फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो इस प्रोसेस को जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है उसको बोलते हैं बच्चों क्रेब्स साइकिल। चलिए ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं बच्चों हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन बताया था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या होता है, एब्सेंस में होता है। इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में तो बहुत सारी एनर्जी जनरेट हुई थी। हमने बताया था ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक करने में कितनी एनर्जी जनरेट हुई थी, 38 एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। बट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी और इसमें एनर्जी जो है वो भी कम मिलती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ये पूरा प्रोसेस कहाँ होगा बच्चों, आपका साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन ये एक क्या है बच्चों, ये पूरी आपकी एक सेल है। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ये सेल का साइटोप्लाज्म में पहले जैसे ही बता, ये एंटर किया सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये क्या है बच्चों, C6H12O6, ये एंटर किया तो C6H12O6 कन्वर्ट हो गया किसमें, 3 कार्बन कंपाउंड जिसको बोला पायरुविक एसिड। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ये नहीं जाएगा। अब ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है। इसको जब माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा था तब इसको ऑक्सीजन की नीड हो रही थी, बट यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का केस नहीं है। तो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अगर हम लेते हैं एनिमल और इस साइड हम ले रहे हैं बच्चों प्लांट्स। अगर एनिमल है, अगर एनिमल में ये प्रोसेस होगी तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा बच्चों आपका लैक्टिक एसिड में, समझ में आ रही है बात, और कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगी, एनर्जी, ठीक है। और अगर प्लांट्स में आता है तो बच्चों आपको मिलेगा एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। प्लांट यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख लो, क्योंकि प्लांट्स में तो आपको एरोबिक होता है बच्चों, समझे। प्लांट्स में कैसा होता है बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि उनके पास तो भरपूर ऑक्सीजन है। ये आप लिख लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट या बैक्टीरिया वगैरह भी लिख सकते हैं। तो देखो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो एंटर किया, ये यहाँ से यहाँ तक जब ये एंटर करेगा, मैंने बताया था ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक की बनने की इस प्रोसेस को तो हम बोल देंगे बच्चों ग्लाइकोलिसिस। ये तो सेम है एरोबिक में और एनारोबिक में। ग्लाइकोलिसिस इज अ सिंपल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू पायरुविक एसिड। अगर ये एनिमल में है तो एनिमल में अगर एब्सेंस ऑक्सीजन की तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों लैक्टिक एसिड में। और अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर उसमें होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों एथेनॉल में, और इसमें बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है, वो होती है 2 ATP मॉलिक्यूल। तो आप इसको नोट करिए। ऐसी जैसे मैंने फोटो बनाई है इसी तरह से आप फोटो बनाइए और इसको बच्चों अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करिए।
देखिए जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ग्लाइकोलाइसिस तो सभी में सेम होगी, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, वो क्या होगी साइटोप्लाज्म में। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में तो जाएगा नहीं। अगर यीस्ट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कुछ भी, तो जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों आपके एथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होगी। और अगर एनिमल का केस है तो ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 ATP मॉलिक्यूल क्या है निकलेगी बच्चों, एनर्जी। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस फोटो को बना लीजिए आप, और देखो अगर पायरुविक एसिड से एथेनॉल बन रहा है, ईस्ट में हो रही है, तो बच्चों इस प्रोसेस को बोलते हैं, यहाँ लिख लीजिए आप, ये कहाँ हो रही है बच्चों, आपके ईस्ट में हो रही है, YES। इस प्रोसेस को बोलेंगे बच्चों फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, फर्मेंटेशन। और जो ये एनिमल में प्रोसेस हो रही है, ये आप यहाँ लिख लीजिए, इसको बोलते हैं बच्चों लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है एथेनॉल और लैक्टिक एसिड में, इसको बोलते हैं बच्चों फर्मेंटेशन, और बहुत ही कम अमाउंट यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। इसको नोट करिए। देखिए आपको एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंगली चीज़ बताती हूँ। जब कभी भी हम दौड़ते हैं, ठीक है, तो ऐसे मैंने 2 रोटी खाई थी और 1 गिलास मैंने दूध पिया था, ठीक है, मैंने 1 गिलास मिल्क और 2 रोटी मैंने खाई, तो वो मेरी 3 से 4 घंटे आराम से चलती। अब मुझे एक रेस में मैंने पार्टिसिपेट किया है, आप लोग भी करते होंगे, तो उस रेस में जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो वो दौड़ थी 800 मीटर की, ठीक है, तो इतना मतलब नाश्ता करने के बाद मैं 500 मीटर, तो देखो वो जो रेस थी वो थी 800 मीटर की, ठीक है। अब 800 में से मैं 500 मीटर तो जो मैंने खाना खाया था उसकी वजह से आराम से मैं दौड़ पाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 500 मीटर दौड़ने के बाद मैं बहुत थक गई और मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा था। फिर मैं कि अगर मैं छोड़ती हूँ तो मैं तो आउट हो जाऊंगी, इससे बेटर है कि मैं कोशिश करूँ, थोड़ी थकान ही तो होगी, इससे बेटर ज़्यादा क्या होगा, डिस्क्वालीफाई अच्छा होने से अच्छा है एटलीस्ट मैं अपनी रेस तो पूरी करूँ। तो 500 मीटर तो मैं बहुत अच्छे से, बहुत मतलब जोर से दौड़ी। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं एकदम थक गई, फिर मैं दौड़ी तो सही पर मैं थक गई थी बहुत। तो ऐसा क्या हुआ, तो देखिए जो हमने खाना खाया, हमारी बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन था, खाने से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी, और इसी एनर्जी की वजह से हम क्या करते हैं बच्चे, दौड़ पाते हैं। मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, बोल रही हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ, जो भी कुछ मैं कर रही हूँ उसमें मेरी किसकी नीड हो रही है, वो हो रही है हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत। तो बच्चों मैंने जो भी खाना खाया था, अपटेक किया था मैंने फूड का, उससे मैं 500 मीटर तो आराम से दौड़ पाई। मेरी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन थी जो कि मेरे ग्लूकोज को ब्रेक कर सके, ब्रेक करेगी तो भी तो एनर्जी बनेगी। तो इतनी मेरी बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन थी जिससे उसने मेरी बॉडी ग्लूकोज को ब्रेक किया और उसको कन्वर्ट किया बच्चों ATP की फॉर्म में। तो और एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ मेरी बॉडी में, उससे हमें मुझे क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। 38 ATP एनर्जी मिलती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, मैंने पहले भी बताया अभी। अब 500 मीटर तो मैं एरोबिक रेस्पिरेशन से मुझे एनर्जी मिलती रही और मैं क्या करती रही बच्चों, दौड़ती रही। फिर क्या हुआ, मैं बहुत थक गई, मेरी बॉडी का सारा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल 0 हो गया। अब मैं क्या करूँ, दौड़ना तो मुझे था। अब मुझे किसकी ज़रूरत पड़ी बच्चों, इसकी। अब मैंने सोचा कुछ नहीं से कुछ तो बेटर है, अगर मैं बैठ जाती तो मैं डिस्क्वालीफाई होती। फिर मैंने सोचा कि नहीं, धीरे धीरे दौड़ूं, एटलीस्ट मैं दौड़ूं तो सही। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने दौड़ना स्टार्ट किया तो मेरी बॉडी में धीरे धीरे एनर्जी आई। तो वो एनर्जी कैसे आई, वो एनर्जी आई बच्चों इस वाले प्रोसेस से, मतलब मेरी बॉडी में फिर स्टार्ट होने लगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। अगर मेरी बॉडी में 0% भी ऑक्सीजन है तब भी मुझे एनर्जी मिली। वो कैसे मिली, एनारोबिक रेस्पिरेशन से,
क्योंकि फिर क्या हुआ, मेरा जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होने लगा लैक्टिक एसिड। किस में कन्वर्ट होने लगा बच्चों? लैक्टिक एसिड में। बहुत ज़्यादा एनर्जी तो मुझे नहीं मिली, बट हाँ इतनी मिल गई कि मेरा काम चल सकता था। दो एटीपी मॉलिक्यूल मिलते रहे और मैं धीरे 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 दौड़ती रही। अब ग्लूकोज कम से अगर मुझे ऑक्सीजन मिलता तो मेरा खूब सारे मेरे एटीपी बनते और मैं बहुत जल्दी जल्दी दौड़ती। बट अब मेरे पास ऑक्सीजन नहीं थी, तो मैंने रुकने से बेटर सोचा कि मैं थोड़ा थोड़ा तो दौड़ूं, जिससे मुझे एनर्जी तो मिल जाए थोड़ी सी। अब एनर्जी मिल गई, मेरा काम चल गया और बन गया लैक्टिक एसिड। अब समस्या क्या आई, जब कभी आप क्या सोचते हैं कि हम ज़्यादा दौड़ लेते हैं, दौड़ ली, रेस भी हो गई, और उसके बाद जब मैं अपने घर आई तो मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लगा। वो किसकी वजह से होने लगा बच्चों? लैक्टिक एसिड। जो ये लैक्टिक एसिड होता है ये क्या करता है बच्चों? डिपॉजिट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है सेल के अंदर। जब लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल्स, देखिए आपका ब्लड है, ब्लड में कुछ भी चीज जम जाती है तो ब्लड वहाँ फ्लो करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस लैक्टिक एसिड के जो क्रिस्टल्स थे मेरे ब्लड में जम गए, जिसकी वजह से मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। ठीक है, फिर क्या होता है, 2-3 दिन बाद अपने आप ये लैक्टिक एसिड के जो क्रिस्टल थे वो डिपॉजिट होना, रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद ये सारी प्रोसेस कैसे हो जाती है? नॉर्मल। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत तो नहीं हुई, बट इतना काम चल जाता है कि आपको काम चल जाए आपका। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड क्या कहाँ डिपॉजिट हो जाता है? मसल्स के अंदर। इसी की वजह से आपको पेन होना स्टार्ट होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की नीड होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, इसमें थोड़े कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी के साथ आपके एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट हो गया, और इससे नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ते हैं। जब तक आप इन वीडियोस लेक्चर को दोबारा देखते रहिए और समझते रहिए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।